औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी द सेल में से है और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट भी है। दूसरे नंबर पे सेल को अगर हमने मुकम्मल डिटेल के साथ स्टडी करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, और अगर सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली का फंक्शन हमें भी डिटेल से स्टडी करना है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है, तो अब हमें क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में यह बताया गया है कि अगर हमने किसी भी सेल को देखना है, क्योंकि सेल साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो यहाँ फिर कॉलेज के अंदर अगर बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप हो सकती है, या फिर इसका हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकती है। यानी कि इंसानी आँख से सेल नज़र नहीं आती, इसके लिए हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब सेल जो है इसमें अगर देखा जाए, सेल बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म और अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में क्या मौजूद होती हैं, ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हर ऑर्गेनेली का हमें फंक्शन पता हो, उसकी स्ट्रक्चर का पता हो, किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर उसके अंदर पाई जाती हैं, कौन स्ट्रक्चर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर ऑर्गेनेली को अलहदा करना पड़ेगा। क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेली मिक्स होती हैं, करीब करीब पाई जाती हैं और हम उनको डिटेल से स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर ऑर्गेनेली को अलहदा करना पड़ेगा। अब जिस टेक्निक के ज़रिए हर ऑर्गेनेली को अलहदा किया जाता है उसको कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक कहते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम सेल में मौजूद हर ऑर्गेनेली को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसमें मौजूद हर कंपोनेंट को अलग करते हैं, ताकि हम हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसको डिटेल से स्टडी कर सकें। और जिस कह लें कि अमल के ज़रिए, जिस टेक्निक के ज़रिए ये अलहदा होती है, उस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक कहते हैं। अब सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक जो है इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसके लिए हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज जो है, अब किस तरीके से करेंगे, इसको पूरे प्रोसेस को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या हुआ, सेल सोल्यूशन बनाया होगा। मतलब ये है कि हम यहाँ पे सीजियम क्लोराइड भी डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पे हम ले सकते हैं, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सीजियम क्लोराइड डाला और इसके अंदर हमने सेल जो हैं वो डाल दिए। ठीक है, हमने सेल डाल दिया। अब इन टेस्ट ट्यूब्स को हमने क्या करना, ये बन गया सेल सोल्यूशन। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब को हमने क्या करना, ये एक मशीन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये कह लें कि जो ओल्ड है वो मैनुअल होती है, जिसमें हमें हर चीज़ सेट करनी पड़ती है, और अब जो न्यू आरजी हैं वो क्या है, वो ऑटोमेटिक है। वो कह लें कि टाइमर सेट करना पड़ता है और वो चल भी पड़ती है और बाद में खुद ब खुद उस टाइम के बाद बंद भी हो जाती है। तो ये हमने बनाई है मैनुअल। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो कह लें कि सेंट्रीफ्यूज मशीन है, यहाँ पे इसके लिड लगा होता है इस तरीके से। लिड को हमने ओपन करना है, जैसे ही ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से, तो नीचे हमें इस तरह से पार्टीशन नज़र आएगी। अब ये पार्टीशन इस तरह से भी हो सकती है, या यहाँ पे स्लाइड रखने के लिए छोटे छोटे से एरियाज इस तरह से बने होंगे। ठीक है, और इनके अंदर हमने स्लाइड जो है, और स्लाइड कह रहा हूँ, ये टेस्ट ट्यूब अंदर रख देनी है। तो आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसको यहाँ रख दिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब इसको यहाँ रख दिया। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब रखने का क्या मकसद है, यहाँ तो हम सेल के 2 सोल्यूशन बना लें टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ फिर हम क्या करेंगे, एक में सेल सोल्यूशन बना लें, दूसरे में उतनी ही क्वांटिटी का वाटर रख दें। उसकी वजह ये होगी कि जब इसको हम स्पीड से घुमाएंगे, जब ऑन करेंगे, तो ये एक अगर होगी तो ये इम्बैलेंस होने की वजह से टूट सकती है। इसलिए हमें इधर और इधर बैलेंस करने के लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब में या तो सोल्यूशन लेते हैं, या फिर एक टेस्ट साइड में हम सेल सोल्यूशन बना के रख देते हैं, दूसरी में उतनी क्वांटिटी का वाटर या कोई लिक्विड रख देते हैं। जैसे हमने ये कह लें कि टेस्ट ट्यूब रख दी है, अब हमने दोबारा से लिड बंद कर देना है। जैसे लिड बंद करेंगे तो नीचे की तरफ एक छोटा सा बटन लगा होगा। ठीक है, एक जो बटन सा लगा होगा उसको आपने एक तो ऑन कर लेना है पहले। दूसरे नंबर पे ये नॉब सी लगी होगी, घुमाने वाली नॉब सी।
इसके ऊपर की तरफ इसकी कैपेसिटी लिखी होगी, जैसा कि आमतौर पे होती है 15,000 आरपीएम या 15,000 आरपीएम। अब आरपीएम क्या, आरपीएम होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब ये हुआ कि अगर इस सेंट्रीफ्यूज को हम ऑन करते हैं, घुमाते हैं, तो ये 1 मिनट में 15,000 दफ़ा घूम सकती है। रेवोल्यूशन पर मिनट यानी 15,000 दफ़ा 1 मिनट में ये घूमेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका लिड रखने के बाद इसको ऑन करना है, और जैसे ही हमने ऑन करना है हमने अपनी वॉच के ऊपर टाइम नोट कर लेना है कि हम इसको कब ऑन कर रहे हैं। जैसे हमने ऑन किया, ये बहुत स्पीड से ये वाला हिस्सा घूमना शुरू कर देगा। जैसे ये घूमेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए हम इसको घुमाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना, टाइम नोट किया, और जब 10 मिनट हो जाएं तो हमने इसको फिर से क्या कर देना, बंद कर देना। जैसे हम बंद करेंगे तो अंदर से हम टेस्ट ट्यूब निकालेंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब निकालेंगे तो टेस्ट ट्यूब जो है वो इस तरह से होगी। टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रेडेशन बनी होगी, जिस तरह ऊपर की तरफ है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आगे मैंने हर एक के एस लिखा है। एस क्या है, इसको कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, इसको हम सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं। अब जो सेडिमेंटेशन यूनिट है ये क्या करेगा, ये डेंसिटी ग्रेडियंट पैदा करेगा। इसके अंदर जो सोल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का, डेंसिटी ग्रेडियंट पैदा करेगा। अब होता क्या है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेल को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मशीन में डाल के, तो जैसा कि आपको पता है कि सेल जो है इसमें होता है न्यूक्लियस, और इसके अलावा छोटी छोटी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। जैसे हम इसको हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन हो जाती है बस्ट। जब सेल मेम्ब्रेन बस्ट होगी तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनेली हैं वो अब आज़ाद हैं, वो फ्री हैं, और वो फ्री होकर क्या करेंगी, इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगी, घूमना स्टार्ट कर दें। हर सेल जो होगा वो बस्ट हो जाएगा, उसमें से ऑर्गेनेली जो हैं वो बाहर आ जाएंगी सोल्यूशन के अंदर। अब हर ऑर्गेनेली जो है उसका वजन डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट होती है, कुछ हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। जो हल्की होंगी और वो इसमें फ्लोट करती रहेंगी। जब सोल्यूशन बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उस ऑर्गेनेली का जिससे डेंसिटी मैच करती होगी वहाँ जाके वो तैरना शुरू कर देंगे। फ़र्ज़ कर लें कुछ की ऑर्गेनेली की डेंसिटी 20 है, कुछ की 30 है, कुछ 50 है, 70 है, 80 है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो नीचे की तरफ जो है वो फ्लोट करेगी। ज़ाहिर बात है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सबसे नीचे होगी, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी सबसे ऊपर होगी। इस तरीके से हर ऑर्गेनेली अपनी डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट हो जाएंगी, और इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। और इस टेक्निक को जिसमें हम हर ऑर्गेनेली को अलग करें, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ ऑर्गेनेली 2 या 3 पार्ट्स में मुश्किल होती हैं, और जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन यानी लो स्पीड पे उसको घुमाते हैं तो वो अलहदा नहीं हो पाती। जैसा कि राइबोसोम है, राइबोसोम आपको पता ही होगा, राइबोसोम 2 पार्ट्स में मुश्किल होता है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एंड स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, जब हम इसको मीडियम स्पीड पे या लो स्पीड पे घुमाते हैं तो ये दोनों साथ जुड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये अलहदा नहीं हो पाते, और जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे 80s पे या 70s पे, डिपेंड करता है प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, तो अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि 70s अलहदा हो और 80s वाला अलहदा हो, या ये दोनों लार्ज जो स्मॉल राइबोसोमल यूनिट ये अलहदा अलहदा हो, तो इसके लिए हमें हाई स्पीड पे करना पड़ेगा। जब हाई स्पीड पे घुमाएंगे तो ये जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है ये हो जाता है, आप कह लें कि 40s पे, और ये वाला जो होता है 60s पे। ठीक है, इस तरीके से ये अलहदा हो जाएंगे, यानी कि 60s पे यहाँ पे हो जाएगा ये इकट्ठा, और 40s पे ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है हाई स्पीड पे हम इस वजह से घुमाते हैं, जब कुछ ऑर्गेनेलिज के 2 या 3 पार्ट्स वो लो स्पीड पे अलहदा नहीं हो पाते, तो हम चाहते हैं वो भी अलहदा हो जाए। इसके लिए हम इसको हाई स्पीड पे घुमाएंगे, और हाई स्पीड पे घुमाने को हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। उसके बाद है सेलिएंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है उसके सेलिएंट फीचर क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसमें यह बताया गया कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर वो एक सेल पे मुश्तमिल है, और जो मल्टीसेलुलर हैं वो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये सेलिएंट फीचर है सेल थ्योरी का। उसके बाद जो नए सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से या पहले से मौजूद सेल से ही मार्ज वजूद में आते हैं, जो नए सेल होते हैं। उसके बाद जो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। तो ये 3 पॉइंट जो है ये सेल थ्योरी के आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बेसिक 2 टाइप के सेल होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। जो प्लांट सेल इसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल
नहीं होती। लेकिन अगर दोनों को हम न्यूक्लियस के लाभ से डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं ये दोनों यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि दोनों में वाजियान न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल। इसके बरक्स बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार को कहते हैं जिनमें वाजियान न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये बना के दिखाता हूँ, जिस तरह ये एक सेल है, आपको पता ही है सेल जो है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन मटीरियल। ठीक है, ये है क्रोमैटिन मटीरियल। अब जो क्रोमैटिन मटीरियल है, अगर यूकैरियोट होगा तो उसमें वाजिया न्यूक्लियस होगा और क्रोमैटिन मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। लेकिन अगर ये यूकैरियोट होगा तो उसमें वाजिया न्यूक्लियस यानी कि उसकी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, यानी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन अंदर वाला जो जेनेटिक मटेरियल है अब वो कहाँ पाया जाएगा, वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली मौजूद होगा जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा। अब दुनिया में कह लें कि माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं, जिस तरह हम कह लें हर जानदार में माइक्रोस्कोपी जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आ सकते, लेकिन कुछ सेल इतने बड़े हैं कोई इंसानी आँख से नज़र आ सकते हैं, जैसा कि अंडा, जैसा कि एग, मुर्गी का अंडा जो है वो भी एक सेल है। ठीक है, और अंडों में से सबसे बड़ा अंडा जो है, एग जो है, वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रिच का एग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, और सेल का जो साइज़ है वो माइक्रोमीटर में मेयर किया जाता है, और माइक्रोमीटर से मुराद है 10⁻⁻⁶। ये मैंने एक ऑस्ट्रिच का एग आपको बना के दिखाया, एक एग स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, जिसमें बाहर की तरफ है शेल, शेल के अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। कभी आपने ऑमलेट बनाते हुए अंडे को तोड़ा, उसका छिलका जब उतारते हैं, तोड़ते हैं, तो नीचे पतली सी मेम्ब्रेन से नजर आती है, वो सेल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर की तरफ क्या है, न्यूक्लियस यानी कि योक मौजूद है, जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल के बारे में। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसमें सेल एंड फीचर ऑफ सेल थ्योरी शॉर्ट में आ सकते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं एमसीक्यूज में आ सकता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में फ़र्क आना चाहिए। सबसे बड़ा जो एग है या सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का है। सेल का जो साइज़ है किस पे हम मेयर करते हैं, माइक्रोमीटर में मेयर करते हैं, या एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।